पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ बजट नहीं है, बल्कि इसमें वोट के लिए लुभावने वादे भी हैं और जनता के लिए सिर्फ खोखले वादे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बजट विकास का नहीं, ममता दीदी के लिए सत्ता बचाने का आखिरी हथकंडा है। दरअसल इस बजट में बेरोजगारी बनाम युवा साथी पर विरोधाभास दिख रहा है। ममता बनर्जी जो बार बार कहती हैं कि बंगाल में बेरोजगारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची, क्योंकि उन्होंने निवेश और विकास के जरिए इतने रोजगार पैदा किए हैं। फिर भी 5 फरवरी 2026 को जो बजट ममता बनर्जी ने पेश किया, उसमें अचानक युवा साथी योजना सामने आती है, जो 21 से 41 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा करती है, जब तक कि उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। पहला, ममता सरकार ये मान रही है कि बंगाल में लाखों युवा आज भी बेरोजगार हैं, और दूसरा, जो युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में प्लान करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए वो आवेदन करते हैं तो भ्रष्टाचार के बोझ तले नौकरी पाने की उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। और इस युवा साथी के जरिए अब इन्हीं युवाओं के बीच जो गुस्सा है, जो निराशा है, उसे कम करने के लिए उसे अब भत्ते से शांत करने की कोशिश करती हुई ममता बनर्जी इस योजना के जरिए दिख रही है। दूसरा, चुनावी तुष्टीकरण के लिए सिविक वॉलंटियर्स की वेतन वृद्धि। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस बजट में ममता सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ सिविक वॉलंटियर्स के लिए 1000 रुपये वेतन बढ़ाने की घोषणा की। जहां एक तरफ बंगाल में पुलिस के हजारों पद खाली पड़े हैं, फिर भी औपचारिक प्रणाली के भीतर भर्ती, प्रशिक्षण और जवाबदेही को मजबूत करने के बजाय बंगाल तेजी से सिविक वॉलंटियर्स पर निर्भर होता दिख रहा है, जो कि खराब प्रशिक्षित और कम वेतन वाले के वॉलंटियर्स हैं। इन्हीं वॉलंटियर्स पर बार बार पश्चिम बंगाल में हिंसा, जबरन वसूली, सत्ता के दुरुपयोग और यहां तक कि जघन्य अपराधों के आरोप भी लगे हैं। यानी एक तरीके से आरोप लगा है कि ममता बनर्जी इन्हीं वॉलंटियर्स का इस्तेमाल बंगाल में करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्चिकर केस में भी इन्हीं वॉलंटियर्स के यौन हिंसा में शामिल होने की खबरें थी। अब पुलिस बल मजबूत करने के बजाय एक विवादित सहायक बल को ममता बनर्जी अगर वित्त पोषित कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर चुनावों के दौरान उनके दुरुपयोग के बारे में भी लगातार अब चिंता बढ़ रही है। तीसरा, बजट ने महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, इस बजट में सबसे प्रमुख और अपेक्षित कल्याणकारी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो घोषणा की गई, वो ममता सरकार के वित्तीय संकट का खुलासा करती है। ममता बनर्जी ने इस योजना में 500 रुपये की प्रति महीने बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन ये जो मामूली सी बढ़ोतरी ममता बनर्जी ने इस महिलाओं को मिलने वाले भत्ते में की है, एक बड़ी कहानी बयां करती है। ये देखते हुए कि महिलाएं ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक है और कम से कम 1000 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद वो कर रही थी, लेकिन महज 500 रुपये की बढ़ोतरी राज्य की सीमित वित्तीय क्षमता को कहीं ना कहीं उजागर करती है कि किस तरीके से एक अच्छे खासे वोट बैंक के लिए भी अगर ममता बनर्जी 1000 रुपये की उनकी जो है वित्तीय सहायता नहीं बढ़ा रही है, तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ये कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होती हैं। चौथा, एमएमसी जाल में वादे। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें जुबो साथी पर क्लब, 4% डीए बढ़ोतरी और 7वें वेतन आयोग लागू करने का जिक्र भी किया गया है। लेकिन ये सभी 1 अप्रैल के बाद ही लागू होंगे। सच तो ये है कि ये वादे बताए गए समय में कभी लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि इस दौरान एमसीसी लागू रहेगा।
ऐसे उपायों की घोषणा करके जिन्हें तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, ममता बनर्जी राजनीतिक धारणा बनाती है, नीतिगत घोषणाओं को चुनावी संदेश देने वाले टूल में बदल देती है, जो कानूनी तौर पर कागज पर ही अटक कर रह जाते हैं। ये तो कई बार स्पष्ट हो चुका है। तो ममता बनर्जी ने जो बजट पेश किया है उसमें वो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को नजरअंदाज करती नजर आई। प्रवासी मजदूरों पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी जो खुद को लगातार प्रवासी मजदूरों की आवाज उठाने वाली मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती रही हैं, लेकिन इस बजट में उन्होंने बंगाल से बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कल्याणकारी उपाय, वित्तीय सहायता या पुनर्वास योजना को शामिल ही नहीं किया है। ये चुप्पी खासकर तब और ज्यादा हैरान करने वाली है जब राज्य में नौकरियों की पुरानी कमी है और आर्थिक परेशानी मजदूरों को कहीं ना कहीं रोजी रोटी ढूंढने पर मजबूर करती है। किसी भी लक्षित हस्तक्षेप की कमी बयानबाजी और हकीकत के बीच तालमेल की कमी को उजागर करती है और समावेशी और जन केंद्रित शासन के बार बार किए गए दावों को भी उजागर कर रही है। वोट बैंक की राजनीति और वित्तीय कुप्रबंधन बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल जो बजट ममता बनर्जी ने पेश किया है उसमें यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिस वोट बैंक को वो खुश करना चाहती हैं, हमेशा की तरह दरअसल अंतरिम बजट में भी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 5,713 करोड़ रुपए का भारी अनुदान दिया गया है, जबकि औद्योगिक और विनिर्माण विकास, जिसे ममता बनर्जी की सरकार की अक्षमता से मुख्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है, संकट से जूझ रहा है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 1,483 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। इससे भी बढ़कर जब हम पूरे अंतरिम बजट में मुफ्त योजनाओं की बात कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल का वित्तीय कर्ज बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। तो ममता बनर्जी इस अंतरिम बजट में जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की, कुछ घोषणाओं पर सवाल उठे, कुछ वादे जो हैं वो कटघरे में आए हैं और जनता और वहां पर बीजेपी लगातार पूछ रही है कि और कितना वित्तीय संकट जो है वो ममता के राज में पश्चिम बंगाल पर गहराता नजर आएगा। लेकिन जहां उनका वोट बैंक है वहां उन्होंने खूब जो है लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जनता को एक बार फिर से झूठे वादों में वो फंसाती हुई नजर आई है। इसका परिणाम क्या होगा ये चुनाव में नतीजों में देखना होगा।